हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ, और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, आकृति को पूरा करें। आकृति को पूरा कीजिए। हमारे पास देख रहे हैं एक मूल आकृति दी गई है। इस आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। और भी प्रश्न है, जैसे श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास लेटर का सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 9 का रिलेशन 20 के साथ है, वही रिलेशन 21 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इनके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 43 है दोस्तों। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 43 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 42 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के एनालॉजी का प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को आप लोग कीजिए। आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। यहाँ 9 का रिलेशन 120 से है, उसी प्रकार 21 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। हम लोगों को बताना है कि जिस प्रकार से 920 बनाया गया है, सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त 21 से क्वेश्चन मार्क हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लॉजिक है। यहाँ पर है 9 से बनाया गया है 20। इसमें क्या लॉजिक है, सेम उसी प्रकार मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, 21 है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बात को बताना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, इस लॉजिक को हम बता रहे हैं। जैसे 9 से 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देते हैं। जब भी एनालॉजी का प्रश्न है तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको अभाज्य संख्या ढूंढना होता है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्यूब्स ढूंढना होता है। क्यूब्स नहीं है तो स्क्वायर ढूंढना होता है। स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड ढूंढना होता है। उसके बाद जाकर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। यह अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है। क्या किसी भी नंबर का एक क्यूब्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या स्क्वायर है? नहीं। तो फिक्स है कि मल्टीप्लाई का ट्रिक लगेगा, क्योंकि यहाँ 9 से 20 बना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया हो गया होगा। अगर 9 से छोटा नंबर होता तब जाके ना डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को साथ ही साथ लॉजिक हम लगा सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखेंगे कि 9 से 20 कैसे बना सकते हैं हम लोग। 9 से 20 बनाने के लिए अगर 9 का हम 2 गुना कर दें, 9 दूनी 18, और 18 में हम 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही लॉजिक लग जाएगा। 21 को हम गुना कर देंगे 2 से, 21 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 42 हो जाएगा। अब 42 में हम 2 को ऐड कर देंगे, 42 में 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 44 को किस ऑप्शन में रखा गया है, 44 को ऑप्शन नंबर 3 में रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है, यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर प्रैक्टिकली एक दिन दिया गया होता है, इसके रिस्पेक्ट में हमें दिन बताना होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी वर्ष 2003 है, यहाँ भी वर्ष 2003 है, यानी एक साल का ही बात है। सेम यहाँ पर ईयर क्या है, वर्ष क्या है, समान है। तो हम 30 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक टोटल विषम दिन काउंट कर लेंगे।
और टोटल विषम दिन काउंट कर लेंगे और निकाले गए विषम दिन को हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं बृहस्पतिवार में प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 30 जनवरी से लेकर मार्च तक हम लोगों को विषम दिन काउंट करना है। तो यहाँ पर जनवरी सबसे पहले महीना आएगा जनवरी, उसके बाद में आएगा फरवरी, उसके बाद में आएगा मार्च, ये तीनों महीना है। अच्छा, कैलेंडर का एक रूल होता है मेरे दोस्त, और उसको ध्यान से आप लोग समझिए। यहाँ पर जो पहला महीना है, इस महीना में हम लोग हमेशा लिखते हैं बची हुई तारीख, यानी बची हुई तारीख। जैसे जनवरी में हमने 30 दिन यूज कर लिया है, तो जनवरी जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, उसमें से 30 दिन घटा देंगे तो कितना दिन बचा है? 1 दिन बचा है। तो यानी कि यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। पहला महीना में हमेशा मेरे दोस्त, पहला महीना में हमेशा बची गई तारीख लिखते हैं। तो जनवरी में कितना दिन बचा है? 1 दिन बचा है, इसीलिए 1 लिख लिए। फरवरी प्लस 2003 क्या है? एक साधारण वर्ष है, इसीलिए फरवरी हो जाएगा 28 का। ये बात समझ रहे? बिल्कुल। प्लस यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त, जो मार्च है लास्ट महीना है। मार्च क्या है? लास्ट महीना है इस क्वेश्चन के लिए। तो लास्ट महीना में लिखते हैं हमेशा दी गई तारीख। तो यहाँ पर तारीख कितना गया है? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। आप क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, पहला महीना जैसे जनवरी से मार्च तक हम टोटल विषम दिन काउंट करेंगे। जनवरी में लिखेंगे बची हुई तारीख और मार्च में लिखेंगे दी गई तारीख। जनवरी में बची हुई तारीख 31 दिन का महीना होता है, जिसमें से 30 दिन घट जाएगा, 1 दिन बचेगा। प्लस फरवरी 28 दिन का होता है, क्योंकि यह एक साधारण वर्ष है। उसके बाद मार्च यानी आखिरी महीना, यानी इसमें लिखते हैं हम दी गई तारीख। हमेशा याद रखना, पहला महीना में हमेशा लिखा जाता है मेरे दोस्त बची हुई तारीख, बची हुई दिन। आखिरी महीना में लिखा जाता है हमेशा दी गई तारीख। ठीक है, अब इसको तुम ऐड करो, तो ये ऐड करोगे तो 28 1 29, 29 और 2 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। फिर से 7 से भागा दीजिए, क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए हम 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा देंगे तो कितना बचेगा? 7 चौका 28, 3 बचेगा शेषफल। 3 क्या बचेगा मेरे फल दोस्त? 3 बचेगा शेष। और 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। जनवरी से हम लोग जा रहे हैं मार्च में, तो जो निकाले गए विषम दिन है इसको बृहस्पतिवार में प्लस कर देना। बृहस्पतिवार में हम 3 दिन प्लस कर देंगे। तो बृहस्पतिवार में 3 दिन प्लस करेंगे तो क्या होगा? शुक्र शनि रवि, रविवार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। रविवार यानी कि संडे, SUNDAY, संडे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला को पूरा करें। VVI प्रश्न है मेरे दोस्त। आजकल एग्जाम में श्रृंखला में काफी पूछा जा रहा है अल्फाबेट से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर का लॉजिक लगाया गया। जैसे V से S बना, S से P बना, P से M बना, उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनेगा और यही लॉजिक लगेगा तो G बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा इसको समझना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे V है, उसके बाद में क्या है? S है, उसके बाद में क्या है? V है, उसके बाद में S है, उसके बाद में P है, उसके बाद में M है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में क्या है? G है। यहाँ पर क्या लॉजिक है? बट उस लॉजिक को ही समझ लेना बस। तो यहाँ देखेंगे V से S बना, V का स्थान होता है 22, S का स्थान होता है 19। 22 से 19 बनाया गया है, -2 करेंगे तो बन जाएगा। बात सॉरी, -2 कर रहे हैं, -3 करना होगा। यहाँ देखेंगे V से S बना है, -3 करेंगे। समझ रहे आप लोग बात को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे तो फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो V से S बनाया गया है, -3 किया गया है। बात को समझे। उसी प्रकार S से P बनाया गया है, S से P बनाया गया, यहाँ भी -3 हुआ है। ठीक है, यहाँ भी -3 हुआ है। P से M बना है, यहाँ भी -3 हुआ है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं ना?
यहाँ भी -3 हुआ है। यहाँ देखेंगे उसी प्रकार जब सब में -3 हो रहा है तो m में -3 करने के बाद क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। m का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। और 10वें नंबर पे जो लेटर होता है मेरे दोस्त जे होता है, यानी कि यहाँ पर जे आएगा। और जब ऐसा बात है तो इस जे में से भी -3 करने के बाद यहाँ पर जी बन जाना चाहिए। बिल्कुल, जे का स्थान होता है मेरे दोस्त 10 में से 3 जाएगा तो 7वां लेटर जी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जे। और जे को किस ऑप्शन में रखा गया है, ऑप्शन नंबर 4 में रखा गया है। ये बात को आप लोग समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। इसमें क्या लॉजिक था, कुछ भी तो नहीं था, केवल यहाँ देखो भी से एस बना -3, एस से पी बना -3, पी से एम बना -3, एम से -3 कर देंगे तो जे हो जाएगा मेरे दोस्त। आज जे से -3 कर देंगे तो जी बन जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। श्रृंखला में गलत संख्या का पता है, ये जो सीरीज दी हुई है इसमें कौन सा नंबर गलत है, यही बात को बताना है। तो मेरे दोस्त इसमें क्या लॉजिक होता है, कुछ स्पेशल लॉजिक नहीं होता है, सेम लॉजिक होता है। जिस प्रकार श्रृंखला को हम बनाते हैं सेम इसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे और अपने आप गलती मालूम चल जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार लॉजिक को ढूंढेंगे हम लोग। यहाँ देखो मेरे दोस्त एक चीज, 6 में कितना प्लस करे कि 11 बन जाए, प्लस का 5, ये बात समझ रहे। अच्छा, 11 में कितना प्लस करे कि 16 बन जाए, प्लस का 5। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ चुके हैं। अब बताइए मेरे दोस्त, यहाँ पर 20 में कितना प्लस करेंगे कि 26 बन जाए, मेरे दोस्त 6 प्लस करना होगा। क्या यहाँ पर आपको कुछ गलती नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्या, यहाँ देखो जब यहाँ सब में +5 हो रहा है तो यहाँ पर भी +5 होनी चाहिए। इस 16 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में +5 करेंगे तो ये 20 के जगह पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 21 हो जाएगा। 20 के जगह पर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये बात को समझ रहे, बिल्कुल। आई 21 जो यहाँ पर है, इस 21 में अब प्लस का 5 हम करेंगे तो जाके 26 बनेगा। ये बात समझे कि नहीं, ये बात आप लोग समझे कि नहीं। सारे में प्लस का 5 करने से हमारा सीरीज कंप्लीट बन जा रहा है। तो यहाँ पर गलत क्या है, ये 20 जो लिखा हुआ है इसके जगह पर 21 होना चाहिए, क्योंकि 6 + 5 11, 11 + 5 16, 16 + 5 20 की जगह पे 21 हो जाएगा। 21 में 5 को जोड़ेंगे तो 26 बन जाएगा। तो इसमें क्या गलत है, जो 20 लिखा हुआ है यही गलत है, इसके जगह पे 21 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, यदि कार का कोड 22 तथा बस का कोड 42 है तो ट्राम TRAM का कोड क्या होगा। यहाँ पर क्या लॉजिक है, बट उस लॉजिक को ही समझ लें। यहाँ पर क्या है, CAR, कार। कार को उसने क्या बनाया है, कार को उसने क्या बनाया है, कार को उसने 22 बनाया। यहाँ पर क्या लॉजिक है, इसको समझना है। अच्छा, यहाँ देखेंगे कि मेरे दोस्त आगे क्या है, जैसे बस लिखा हुआ है BUS, इस बस को उसने क्या कोड किया है, बस को 42 से कोड किया है। हम लोगों से क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, हम लोगों से पूछा गया ट्राम। यहाँ पर लिखते हैं TR, उसके बाद में क्या A, उसके बाद में क्या है M, इसका कोड क्या होगा यही हमको बताना है। तो चलेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को ढूंढेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कार लिखा हुआ है ना, तो कार का इनके अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू का यूज करके 22 कैसे बना सकते हो, जैसे इनके सारे प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं। सी का स्थान होता है 3, ये बात सबको जानते हैं। सी का स्थान होता है कितना मेरे दोस्त, तो 3 होता है। सी का स्थान कितना होता है, सी का जो स्थान होता है मेरे दोस्त वो 3 होता है। ए का स्थान कितना होता है, 1 होता है। आर का स्थान कितना होता है, 18 होता है। जब इन सबको आपस में हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 में 18 को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 22 बन जाएगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त यहाँ पर इनके लेटर का प्लेस वैल्यू को ही केवल ऐड किया गया। यहाँ पर बस का प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे, बी का प्लेस कितना होता है 2, यू का स्थान कितना होता है 21, एस का स्थान कितना होता है 19। इनको जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा,
21 गो और 19 गो, ये दोनों मिला के 40 गो हो गया। और 40 गो में 2 गो जोड़ेंगे तो बिल्कुल 42 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी ये लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया। जब सेटिस्फाइड हो गया तो यहाँ पर हम इस लॉजिक में यहाँ पर सेम लॉजिक लगा देंगे। सेम लॉजिक क्या, जैसे यहाँ पर ट्राम लिखा है, टी का स्थान कितना होता है मेरे दोस्त, 20 होता है। आर का स्थान कितना होता है, 18 होता है। ए का स्थान कितना होता है, 1 होता है। एम का स्थान कितना होता है, 13 होता है। बस इन सारे नंबर को आपस में जोड़ देंगे, सारे को जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर 20 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 में 1 को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 39 में 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही 52। अच्छा, यहाँ पर हम इंडिविजुअल जोड़कर भी दिखा देते हैं। 0 0 8 8 8 1 9 9 और 3 12 के 2 हासिल कितना, 1 1 1 1 2 2 2 4 1 हासिल कितना, 5। यानी इन सारे को तुम ऐड करोगे ना मेरे दोस्त, 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 13 को जब ऐड करोगे तो 52 हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे दोस्त। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। इसीलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्या मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुणाल उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की तरफ 5-6 किलोमीटर जाता है, तब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। बताए कि अपने प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में अब वह कितनी दूर और किस दिशा में है। मेरे दोस्त सबसे पहले आपको मैं डायरेक्शन का, यहाँ पर डायरेक्शन का मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन कितने प्रकार का होता है और क्या क्या होता है हम बता देते हैं। जब भी पेपर पे डायरेक्शन हम लोग बनाते हैं तो मेरे दोस्त डायरेक्शन पेपर पे कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, और कुछ इस प्रकार से बनाने का मतलब ध्यान से समझिए। पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं मेरे दोस्त। हमेशा ऊपर में उत्तर होता है, ये बात को समझिएगा। हमेशा ऊपर में उत्तर हो गया तो इसका अपोजिट नीचे में दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हमारे दाहिने बगल में पूर्व होता है, हमारे बाएं बगल में पश्चिम होता है। ठीक है, ये 4 हमारे उप दिशाएं होती है। 4 क्या होती है मेरे दोस्त, ये जो 4 है ना, सॉरी, ये 4 है हमारे मुख्य दिशाएं हैं, और 4 उप दिशाएं होती है। वो कौन कौन सी होती है मेरे दोस्त, जैसे उत्तर पूर्व के बीच वाले जो दिशा होती है इसे बोला जाता है उत्तर पूर्व। जो दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। मेरे दोस्त जो यहाँ पर दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जाता है। ये बात आप लोग समझते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। कह रहा है कुणाल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। ध्यान से देखो, जो कुणाल बाबू हैं वो उत्तर दिशा में जाते हैं कितना, तो 10 किलोमीटर जाते हैं। कुणाल बाबू उत्तर में कितना जाते हैं, कुणाल बाबू उत्तर में कितना जाते हैं मेरे दोस्त, तो 10 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, अब देखो 10 किलोमीटर जाते हैं, वहां से वह दक्षिण की तरफ और 6 किलोमीटर चलता। ओहो, उस बेचारे ने वहां से दक्षिण की तरफ अब घूम गया। उत्तर की तरफ जा रहा था, अब दक्षिण की तरफ घूमेगा, इसका मतलब वो नीचे आएगा। तो दक्षिण की तरफ घूमता है और नीचे आता है कितना, 6 किलोमीटर। यानी यहाँ से उसने आ गया कितना, 6 किलोमीटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु बेचारा यहाँ पर अब पहुंच चुका है। आगे प्रश्न क्या कहता है, आगे जो प्रश्न कहता है मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा। कह रहा है तब वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला। इसके बाद उसने क्या किया, पूरब की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चलता है। यानी पूरब हो जाएगा दाहिने तरफ, बिल्कुल। तो पूरब की तरफ इधर जाता है कितना मेरे दोस्त, तो 3 किलोमीटर जाता है। इधर कितना जाता है, इधर वो जाता है कितना, 3 किलोमीटर इधर जाता है। ठीक है, यहाँ पूरब की ओर मुड़ता है और कितना जाता है मेरे दोस्त, तो 3 किलोमीटर जाता है। ये बात समझ लिए हैं, बिल्कुल। बताए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में वह कितना दूर और किस दिशा में। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको टिक कर लीजिएगा। देखो वो बेचारा पहले यहाँ पर था, अब वो पहुँच गया है यहाँ पर। ये बात को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर जब पहुँच चुका है मेरे दोस्त, तो यहाँ से वो किस दिशा में है और कितना दूर है, यही हम लोगों को बताना है यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे दोस्त एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि जब हम किसी
किसी भी दिशा में मूव करते हैं, घूमते हैं, तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ऊपर में 3 किलोमीटर दे दिया है और ये दूरी हमारी टोटल फाइनली कितना दूरी है, तो ये टोटल फाइनली दूरी है 10 किलोमीटर, है ना। इस 10 में से ऊपर 6 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचा, 4 किलोमीटर। 10 में से 6 को घटाने के बाद ई बचा 4 किलोमीटर। अब बताइए मेरे दोस्त, ई हो गया हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हाइपोटेनस बोला जाता है। कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये बात सब कोई जानता है, बिल्कुल। तो इसीलिए एच निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, रूट के भीतर में हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बिल्कुल। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, रूट के भीतर में हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, तो 25 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, रूट के भीतर में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अच्छा, ये 25 का वर्गमूल कितना कितना निकलता है मेरे दोस्त, ये 25 का वर्गमूल निकलता है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एच की दूरी कितना हो जाएगी, 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तिरछे कौन सी दिशा होती है, देखो यहाँ से जब हम इस दिशा में तिरछे जाएंगे तो उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर पूर्व के बीच में यहाँ दिशा जो होगी वो उत्तर पूर्व के बीच में है, तो उत्तर पूर्व दिशा होगी। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके हैं मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का ब्लड रिलेशन से है और ब्लड रिलेशन का प्रश्न को हम लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व करते हैं। कैसे, फैमिली ट्री बनाकर। अच्छा, इस प्रश्न को हम 2 तरीका से आपको बता सकते हैं। पहला तरीका, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी क्या है, पुरुष, औरत क्या है, महिला। तो यहाँ पर क्या बात बताया जा रहा है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा, यह जो वर्ड है वो औरत के लिए हुआ है। मेरे पिता, ध्यान से देखिएगा, आदमी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पिता यानी आदमी के पिता, पिता की बेटी, पिता की बेटी, आदमी के पिता की बेटी आदमी की बहन हो गई, बिल्कुल। उसकी भी बेटी, आदमी की पिता की बेटी आदमी की बहन हो गई, और उसकी बहन की बेटी, उसकी बहन की बेटी उसकी भगनी हो गई। अब भगनी की माँ यानी भगनी की माँ है। ये बताइए, एक आदमी है वो बता रहा है कि मेरे पिता की बेटी उसकी बहन हो गई, की बेटी उसकी भगनी हो गई, की माँ फिर से उसकी, वो भगनी की माँ यानी उसकी बहन हो गई। तो यहाँ पर वो आदमी जो है वो औरत का जो रिश्ता है, आदमी भाई है और औरत क्या है, बहन है। तो प्रश्न पूछा गया है, वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है। यह आदमी जो है वो औरत का कौन है मेरे दोस्तों, भाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। फिर से समझिए, फिर से एक बार और समझाता हूं मेरे दोस्त, इस प्रश्न का मतलब एक्चुअल में है क्या। एक औरत की तरफ इशारा कर रहा है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कहा, ध्यान से देखिए, कहा यह जो वर्ड है ये आदमी की, औरत के लिए हुआ है। कह रहा मेरे, ध्यान से देखो, मेरे पिता की बेटी। ये बताइए, वो व्यक्ति के पिता के, वो जो व्यक्ति है ना, उसके पिता की बेटी जो है उसकी बहन हो जाएगी, बिल्कुल। बहन की बेटी उसकी भगनी हो जाएगी। की माँ यानी भांजी, भगनी की माँ क्या होती है, भगनी की माँ। औरत आदमी का, औरत के संबंध जो रिश्ता है ना, वो औरत क्या है, आदमी की बहन है, क्योंकि भगनी के माँ को बहन बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, तो वह आदमी उस औरत से किस पर तरह संबंधित है। तो आदमी जो है औरत का क्या है मेरे दोस्त, भाई है। ठीक है, अच्छा चलिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को मैं एक तरीका और बताता हूँ, फैमिली ट्री बनाकर। हम फैमिली ट्री बनाकर कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। फैमिली ट्री में मेरे दोस्त ध्यान से देखना, जब भी पुरुष जेंडर होगा उसको त्रिभुज में बंद कर देंगे, और महिला जेंडर होगा उसको हम सर्किल में बंद करेंगे। ये बात को समझ लिए आप लोग। चलिए, तो मेरे जो वर्ड है ये आदमी अपने लिए कर रहा है, ये बात समझ रहे हैं ना। मेरे जो वर्ड है ये आदमी अपने लिए कर रहा है, मेरे। अब मेरे वर्ड क्या है, आदमी के लिए हो रहा है, आदमी क्या है, पुरुष है, इसलिए इसको हम त्रिभुज में बंद करेंगे। मेरे, इसके बनाना होंगे पिता, इनके पिता, पिता बनाने के लिए त्रिभुज में बंद करना होगा, क्योंकि पिता है पुरुष, तो त्रिभुज में बंद करेंगे, मेरे पिता।
इसको भी तुम बना लिए। अच्छा, मेरे पिता की बेटी, इसकी बनाना होगा बेटी, तो इसके बेटी बेटी आएगी इनसे नीचे जनरेशन गैप में बेटी। अच्छा, बेटी के भी फिर से बनाना है बेटी, तो इनकी आ जाएगी एक और बेटी इनसे नीचे। ये बात समझ रहे हैं? मेरे पिता, पिता की बेटी, बेटी की बेटी की माँ है। अच्छा मेरे दोस्त, जो बेटी की माँ है ना, ध्यान से समझिए, हम बना रहे हैं ये बेटी की, इसके फिर से ये क्या है, जो बेटी है यही है, यही ये माँ भी है। यही बात समझ रहे हैं? यही जो इसकी माँ भी हो गई, यही हो गई इसकी माँ, तो ये बेटी भी है माँ भी है। अच्छा ये बताइए, ये जो मेरे वर्ड है यही क्या है, आदमी है। यही वो आदमी है जो इशारा कर रहा है, यही वो आदमी है। अच्छा, जो यहाँ पर माँ बनी है यही क्या है, यही वो औरत है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं? यही क्या है, यही वो औरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो ये बताइए, आदमी और औरत के बीच में संबंध। आदमी जो है वो औरत का कौन है मेरे दोस्त, ये औरत का बिल्कुल इसके पिता ही है, इनके भी पिता ही है, तो बिल्कुल इनका भाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, अगर किसी भी भाई को ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रही है ना, तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट बना दिए हैं ब्लड रिलेशन का, आप लोग जाकर वहां से जरूर उसको देखिए, ताकि आपको फैमिली ट्री बनाने में कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त एक्चुअल में वर्ग करने का हमारे पास जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे हमारे पास इस प्रकार की आकृति है, मान लीजिए यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, चाहे ऐसे ही बना लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको समझा सकूँ। यहाँ पर ये हमारा क्या है, वर्ग हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा गया है, एक लाइन ऐसे खींचा गया है। हमको बताना है कि इसमें टोटल कितना वर्ग है, तो हम कैसे बताएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हम वर्ग काउंट करने के लिए एक्चुअल में करते क्या है, सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करते हैं पहले कॉलम का, एक पहले रो का कर लो, 1 2, उसके बाद हम कॉलम का नंबरिंग करेंगे 1 और 2। अच्छा, एक्चुअल में रो क्या होता है मेरे दोस्त, जो रो होता है जो ऐसे चला जाता है, और कॉलम क्या होता है, कॉलम जो नीचे या ऊपर की तरफ चला जाता है। यानी ऐसे जो है रोखंड, इसको रो बोलेंगे, और जो ऐसे है इसको कॉलम बोलेंगे। ठीक है, चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं आपको कि इसको सबसे पहले रो का नंबरिंग हमने कर लिया, उसके बाद कॉलम का हमने नंबरिंग कर लिया। ठीक है, और नंबरिंग करने के बाद मेरे दोस्त एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 के साथ गुना करेंगे, 2 गुना 2 प्लस इन 2 जो लिखा है ना, इनमें से एक एक घटाकर फिर से गुना करते हैं। तो इस 2 में से एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा गुना, इस 2 में से एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब 1 में से जैसे ही 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, टोटल 5 वर्ग हो जाएगा इस आकृति में। यही वर्ग मेरे दोस्त ये बीच में छोटा सा बनाया गया है, बीच में छोटा सा यहीं पर वर्ग बनाया गया, तो इसको थोड़ा देर के लिए तुम्हें भूलना होगा। अब देखो मेरे दोस्त ध्यान से, इसमें 5 त्रिभुज 5 वर्ग कैसे आया है, इसको हम बेसिकली बात आपको बता देते हैं, एक्चुअल में इसको काउंट भी करा देते हैं। देखो यहाँ पर ये पहला वर्ग दिख रहा है, बिल्कुल। ये दूसरा वर्ग दिख रहा है, बिल्कुल। ये तीसरा वर्ग दिख रहा है, बिल्कुल। ये चौथा वर्ग दिख रहा है। 4 को वर्ग तो आपके आंखों से दिख रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त इन चारों वर्ग को जब हम आपस में ऐड करा रहे हैं तो एक ये पूरा 12 वाला वर्ग नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें टोटल कितना वर्ग हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यही लॉजिक को फॉलो कीजिए और इसमें आंसर बताइए। चलिए, तो हम छोटा सा वर्ग को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, भूल गए। उसके बाद यहाँ पर हमने इसका नंबरिंग करेंगे रो का, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद कॉलम का 1 2 3 4, इसका हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 4 को गुना करेंगे, 4 गुना 4। इस 4 में से एक एक घटाकर अब गुना करते हुए चलेंगे। उसके बाद 3 गुना 3, ये बात समझ रहे हैं। 4 में से एक एक घटाएंगे तो 3 3 होगा, प्लस अब इसमें से भी एक घटाएंगे, 3 में से एक घटाएंगे तो 2 गुना 2, प्लस अब इस 2 में से भी एक एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 1। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 4 चौका 16, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4,
1 गुना 1 1, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 9 25 और 4 25 4 29, एक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी ये छोटा जो आयत है, छोटा जो वर्ग है, इनको तुम्हें भूलने के बाद इसमें टोटल 30 वर्ग दिख रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त अभी तुमने निकाला था ये छोटा में कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इसमें भी सेम लॉजिक लगा कर तो 5 इसमें और जोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्त, ये छोटा जो वर्ग है इसको यहाँ पर रखने पर कोई नया वर्ग बन रहा है मेरे दोस्त। जब हमने इसको यहाँ पर रखा है ना, जब इसको यहाँ पर रखा है तो एक नया आकृति हमारे पास ई बन रही है, ये नया आकृति बन रही है। क्या यह वर्ग है? बिल्कुल ई वर्ग नहीं है। इसको रखने से कोई नया वर्ग नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसी को हम लोग जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 30 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 35। तो इस आकृति में टोटल 35 वर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 9 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से विषम को चुने। निम्न में से विषम चुने। यहाँ पर फाइनली हमारे देख ले, हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में क्या है ई का। मेरे दोस्त अल्फाबेट में हम सभी जानते हैं कि ई का स्थान 5 होता है, टी का स्थान 20 होता है, वाई का स्थान 25 होता है, जबकि जे का स्थान होता है 10। अल्फाबेट में मेरे दोस्त देखो, ई का स्थान 5 ठीक है, टी का स्थान 20 ठीक है, वाई का स्थान 25 ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त अल्फाबेट में जे का जो स्थान होता है मेरे दोस्त 10 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लिखा गया है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि बी इनसे अलग होगा। और इस बी को किस ऑप्शन में रखा गया है? तो इस 20 को चौथा नंबर ऑप्शन में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हम 4 को टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो बी दूसरे में है ना, तो इसको दूसरा टिक करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि देखेंगे ध्यान से, जो बी ऑप्शन सही है हम जान रहे हैं, लेकिन इस बी को किस ऑप्शन में रखा गया है? तो इसको 4 वाले ऑप्शन में रखा गया, चौथा में। आप लोग दूसरा ना टिक करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया। ई का स्थान 5, टी का 20, वाई का 25, जबकि जे का 10 होता है, तो यहाँ पर 9 नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे अलग हो जाएगा यही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। मेरे दोस्त देखो, अगर दर्पण को हम वर्टिकली रखते हैं, जैसे दर्पण को खड़ा रखते हैं, तो ये हमारा होता है वर्टिकल दर्पण। अगर इसी दर्पण को नीचे रख देते हैं तो ये होता है हॉरिजॉन्टल दर्पण। और इस दर्पण को जो नीचे रखा जाता है इसे वाटर इमेज भी बोला जाता है, यानी कि जल प्रतिबिंब भी बोला जाता है। चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे, तो हमने आपको एक चीज बताया है, कंसेप्ट एक ही है बस। हमने आपको क्या बताया है कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज ई दर्पण है, हमारे पास ई दर्पण है। अच्छा फाइनली आपको एक चीज और बता देता हूं, जो वाटर इमेज में होता है क्या, एक्चुअल इसमें टॉप और बॉटम चेंज होते हैं, दाहिना और बाएं चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो पहले सर्किल बनेगा और उसके बाद में त्रिभुज उल्टा होकर बनेगा। क्यों? क्योंकि दर्पण से नजदीक में त्रिभुज वृत्त है तो नजदीक में वृत्त बनेगा, दर्पण से दूर में क्या त्रिभुज है तो दर्पण से दूर में त्रिभुज बनेगा। इसको आप लोग समझ चुके हैं। चलिए जब समझ चुके हैं तो इसका प्रतिबिंब तुम आसानी से ही निकाल सकते हो। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार से, बॉक्स तो रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले दर्पण से नजदीक में ई भी है तो दर्पण से नजदीक में ई भी बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद दर्पण से दूर में है तो ये दूर में ई वाला भी बनेगा। कैसे? ई वाला जो भी है मेरे दोस्त वो भी इस प्रकार से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखिएगा, ई बन जाएगा इस प्रकार से। और ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, ऐसा केवल और केवल, ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है मेरे दोस्त। इस सर्किल है नीचे तो ये नीचे बनेगा, ये ऊपर है तो ऊपर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार मेरे दोस्त इसको समझ चुके होंगे मेरे दोस्त, इसलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न क्या है, विषम की पहचान करें। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सा विषम है यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर y से x बना है -1 करके, x से w बना है -1 करके, ये बात समझ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा
L से K बना है -1 करके, K से J बना है -1 करके, यहाँ देखेंगे R से Q बना है -1 करके, Q से P बना है -1 करके, यहाँ पर M से N बना +1 करके, N से O बना +1 करके। तो मेरे तो सबसे अलग तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन में -1 हो रहा है, जबकि ऑप्शन डी में सारे में प्लस का 1 हो रहा है, इसलिए यही अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैट्रिक्स दिए गए शब्द PULP के लिए समूह को पहचानना है। हमारे पास देखो एक मैट्रिक्स दी हुई है, हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं पूरे डिटेल में। पहला क्वेश्चन में 0 से लेकर 4 तक यहाँ पर कोड किया गया, 4 कॉलम में और 4 रो में, ठीक है। सेम दूसरा जो आभी है, दूसरा मैट्रिक्स जो है जिसमें 5 से लेकर 9 तक कॉलम में और रो में भी इसको सजाया गया। जैसे यहाँ पर PULP के लिए समूह को पहचानना है, तो हम इसको मेरे दोस्त जो PULP लिखा गया है ना, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं ताकि हम आसानी से बना सकें। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं हम लोग रो, उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कॉलम। ये बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया? यहाँ पर PULP लिखा गया, तो P के लिए हम क्या पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पर जो P है ना, इसका अगर हमें कोड पढ़ना है तो यहाँ पर देखो P कहाँ पर है, ध्यान से देखो P कहाँ लिखा है, तो P लिखा है यहाँ पर लिखा है। तो इनका कोड क्या हो जाएगा? सबसे पहले पढ़ेंगे रो में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलम में। तो सबसे पहले रो में कितने हैं? 3, और कॉलम में कितना है? 3। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 33। इस प्रकार से मेरे दोस्त सॉल्व करते हैं, लेकिन हम ऐसा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि P का कोड बहुत सारा होगा। P का कोड यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी आएगा, इसीलिए हम बाई ऑप्शन जाएंगे, ठीक है। बाई ऑप्शन इसीलिए हम लोग जाते हैं। तो ऑप्शन को हम चेक करते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा है? 34 लिखा है। अच्छा मेरे दोस्त, ऑप्शन जो लिखा है ना, इसको आगे से सॉल्व नहीं करके इसको पीछे से चेक किया जाता है। पीछे से चेक करने में फायदा क्या होता है कि जल्दी क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाता है, इसीलिए पीछे से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले पीछे से चेक करेंगे, 34 लिखा हुआ है। 34 का मतलब एक्चुअल हुआ क्या मेरे दोस्त? जो 34 लिखा है इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ? इसका एक्चुअल मतलब हुआ कि रो में जाना है 3 और कॉलम में जाना है 4, ठीक है। तो रो में जाएंगे 3 यहाँ पर है, और कॉलम में जाएंगे 4, कॉलम में जाएंगे 4। तो यहाँ पर क्या लिखा है? O। इसका मतलब मेरे दोस्त जो 3 4 कोड है ये O के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन लास्ट में P आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है? लास्ट में O आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। P के लिए कोड क्या? 7 और 5 लिखा है, तो यहाँ पर 7 और 5 को चेक करेंगे। 7 कॉलम में और 5 जाएंगे हम लोग रो में, तो 7 5 बिल्कुल ई P लेटर के लिए यूज हुआ है 7 5, इसका मतलब ई हो सकता है। तो अभी इसको हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ई P लेटर के लिए तो यूज हुआ है, ई हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 22 लिखा है। 22 का मतलब रो में जाना है 2 और कॉलम में जाना है 2। तो रो 2 और 2 पे क्या लिखा है? L लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो L के लिए कोड हुआ है 22, यहाँ पर P नहीं आ सकता, इसीलिए ये बात भी बिल्कुल गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त अगला बार में क्या है? 33 लिखा हुआ है। 33 को चेक करेंगे। यहाँ पर कॉलम में जाएंगे हम, कितना? कॉलम में जाएंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले रो में जाते हैं, सॉरी, रो में जाएंगे 3 और कॉलम में जाएंगे 3। यहाँ पर क्या लिखा है? बिल्कुल P लिखा है, यानी कहने का मतलब P के लिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों यूज हुआ है। अब इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। ये दो तो छट गया, अब इन दोनों को हम बारी बारी से चेक करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में 10 लिखा है, तो 10 पर जाएंगे। 10 पर क्या होना चाहिए? 10 पर एल होना चाहिए। एल, पी के बाद में एल आया है, तो 10 के बाद क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। तो यहाँ पर रो में जाना है 1 और कॉलम में जाना है 0। तो 10 पे क्या लिखा है? एस लिखा है। जो 10 है वो एस के लिए है, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूरा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चेक करके आपको बता देते हैं मेरे दोस्त।
ताकि चेक करके हम आपको बता देते हैं, ताकि मेरे दोस्त आप लोग इसको ज़रूर बना सकते हैं, ज़रूर समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 0 3 है, तो 0 3 यानी रो में जाना है 0, कॉलम में जाना है 3, तो रो में जाएंगे 0 और कॉलम में जाएंगे 3, बिल्कुल एल लेटर के लिए यूज हुआ है। अच्छा 7 और 8 लिखा है, एक इनके लिए होनी चाहिए, यूं के लिए होनी चाहिए। 7 इसमें जाना है, 8 जाना है इसमें, बिल्कुल यहाँ पर भी यूं लिखा हुआ है। अच्छा 6 6 डबल 6, 6 कॉलम में जाना, 6 रो में जाना है और 6 कॉलम में, बिल्कुल पी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी पी लेटर है। तो यानी कि PULP के लिए जो कोड होगा, समूह होगा, वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक किया जाता है और ऐसे बनाया जाता है। अच्छा किसी भी भाई को अगर दिक्कत होगा तो हमसे इसके कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि SSC के इतिहास में एक फेमस प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कह रहे हैं कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक या धनी व्यक्ति हैं। क्वेश्चन कर रहा है कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक या धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक या धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है, जो सर्किल वाला भाग है ये क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा है ना। अच्छा जो इस प्रकार से जो हॉरिजॉन्टल आयत को रखा गया है ये यूज हुआ है धनी व्यक्ति के लिए, और जो वर्टिकल आयत को रखा गया है ये यूज हुआ है तैराक के लिए। हम लोगों को बताना है, क्वेश्चन ने क्या बताना है कि कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक या धनी व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। यानी कि वो सर्किल के भीतर तो आना चाहिए, कितने खिलाड़ी इस सर्किल के भीतर आना चाहिए, लेकिन वो सर्किल के भीतर आना चाहिए। ठीक है, और वो इस वर्टिकल में भी आना चाहिए और हॉरिजॉन्टल में भी आना चाहिए, लेकिन ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो कॉमन पार्ट है वहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ है। तो इस सर्किल के भीतर में तो ये सारा नंबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ये तीनों में आना चाहिए, ये तीनों में आना चाहिए ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। इस सर्किल में तो सब इतना नंबर सर्किल में आ रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ये 5 जो है केवल टेनिस खिलाड़ी में आ रहा है, इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। जो 9 है इहो टेनिस खिलाड़ी में आ रहा है, जो 6 है इहो टेनिस खिलाड़ी में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने टेनिस खिलाड़ी या तो धनी व्यक्ति या तैराक है। तो जो 9 लिखा हुआ है इस सर्किल के भीतर भी आ रहा है और धनी व्यक्ति के भीतर में आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअल बुझो ना तुम कि वृत्त प्लस इस वाले आकृति में लेना है और वृत्त प्लस इस वाले आकृति में ऐसे लेना है, बस इसको समझ लीजिए आपका आंसर बन जाएगा। तो इस वाले में देखो वृत्त इसमें कितना है 9 है ना, उसके बाद प्लस यहाँ देख रहे हैं 6 है, इसमें 6 है, 9 के बाद 6 प्लस यहाँ पर देख रहे हैं फिर से 5 है, उसके बाद 5 प्लस उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 10 है। तो अब इनको हम ऐड करेंगे, 9 6 15, 15 5 20, 20 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 30। इस क्वेश्चन को आपने समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक बार और समझिए। एक्चुअल में आपको वृत्त और इस वाले में लेना है, वृत्त और हॉरिजॉन्टल आयत में लेना है, अब वृत्त और वर्टिकल आयत में लेना है। अब उसमें देख लो वृत्त और हॉरिजॉन्टल में 9 है और वृत्त और हॉरिजॉन्टल में 5 है, वृत्त और वर्टिकल में 6 है, अब वृत्त और वर्टिकल में 10 है। इनको जोड़ने पर 30 आ रहा है। इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर और सेकेंड लास्ट 14 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन गणितीय चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। चलो तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जहाँ भी माइनस है उसके जगह पे क्या लेना है, भागा लेना है, और जहाँ भी भागा है उसके जगह पे माइनस लेना है। ऑप्शन ए का मतलब यही है। अब हम इसको बोडमास के नियम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 102 लिखा है, 102, उसके बाद में माइनस है, माइनस के जगह पे हमें भागा लेना है 17, उसके बाद में प्लस 12, उसके बाद में गुना 4, उसके बाद में है भागा के जगह पे हम लोगों को माइनस लेना है 27, उसके बाद में क्या है प्लस 5, यहाँ पर क्या है 32, है ना। अब हम इनको बोडमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बोडमास का तरीका एक्चुअल क्या कहता है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं BOD बोडमास,
बोर्ड मास क्या कहते हैं एक्चुअल में, बी से ब्रैकेट ओ से ऑफ, यानी ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं लेंगे, ओ से ऑफ भी नहीं दिया है, डी से डिवाइड दिया है, एम से मल्टीप्लाई दिया है, ए से एडिशन दिया है, एस से सब्ट्रैक्शन दिया है। सबसे पहले भाग का काम होगा, तब गुना का काम होगा, तब प्लस का काम होगा, तब जाके माइनस का काम होगा। इसको अब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के तरीका से मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले भाग होगा, तो 102 को जब हम 17 से भाग करेंगे तो 17 पचे 85 और 17 छक 102, 6 हो जाएगा, बिल्कुल। बीच में प्लस 12 गुना 4, 12 गुना 4 माइनस 27 प्लस 5 बराबर में कितना हो गया, 32, ज्यों का त्यों। अब हम गुना का काम करेंगे मेरे दोस्त, तो गुना का अब हम काम करेंगे गुना का, तो एक इच्छाओ ऐसे ही ठीक है, बीच में प्लस 12 गुना 4, 12 चौका 48 हो जाएगा, माइनस कितना, माइनस हो गया 27, अब प्लस का कितना हो गया मेरे दोस्त 5, अब बराबर में कितना है तो 32 है। अच्छा यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा, सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ जोड़ लो, माइनस वाले को घटा दो। यहाँ देखो प्लस का 6 अब प्लस का 34 कितना, सॉरी प्लस का 6 अब प्लस का 48 कितना हो जाएगा, 48 और 6 54 हो जाएगा, 54 हो गया। आज 54 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, कितना 59, 5 और 9, इसमें से 27 घटा देना है। अब बराबर में इधर कितना है, बराबर में तो 32 दिए। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 59 में से 27 को घटाएंगे, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, इधर भी 32 और बराबर के उधर भी 32, यानी बराबर के इस साइड में 32 और बराबर के उस साइड में भी 32। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्त समझ में आ चुका है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माइनस और भागा को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड सर्टिफाइड बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर प्रश्न क्या है, 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, बस आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट और 12 मस्त प्रश्न है। क्या है, आकृति को पूरा कीजिए, आकृति को पूरा कीजिए, आकृति को पूरा कीजिए। हमारे पास इतना बड़ा आकृति दी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को समझाना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। देखो ध्यान से, हम ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है इसे पहले हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, इसको मिटाने के बाद तब जाके क्वेश्चन को हम समझाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ सबसे पहले मेरे दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा और कैसे सॉल्व करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पर कैसे बनेगा। एक लाइन सीधा है तो सीधा आएगा, एक लाइन आएगा सीधा। अच्छा ये वाला पार्ट हो जाएगा ऐसे, आई वाला पार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा इस सर्किल के भाग ऐसे रह जाएगा, सर्किल का जो भाग है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की इस ऑप्शन में बनाया हुआ है। यहाँ पर 2 लाइन नहीं खींचा जा सकता, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। अच्छा मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 3 ऑप्शन। और इसके बाद कैसा बनेगा, जो ये फूल की तरह है ना, वो टेढ़ा मेरा बन रहा है, ऐसे ढल के बन रहा है, ऐसे ऐसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो कहीं भी फूल बनाया ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। हमारे पास बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें कौन अलग होगा मेरे दोस्त, देखो ये जो फूल की तरह है वो ऐसे झुका होना चाहिए, ऐसे ऐसे झुका होना चाहिए। तो ऐसे ऑप्शन नंबर डी में ऐसे झुका दिया है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत। बचा क्या, ऑप्शन सी, यही इसका राइट आंसर हो गया। और कंप्लीट आंसर ऑप्शन सी में हूबहू ऐसा बनाया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस प्रश्न को जरूर समझ चुके होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।